हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेंथ का सब्जेक्टिव पार्ट 2 करेंगे। टेंथ का सब्जेक्टिव पार्ट 1 में जब लगभग 16 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, आज इसका पार्ट 2 होगा। देखिए, इसमें जो है लगभग 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 में लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास हम अच्छे से लिखकर समझा देंगे और 5 क्वेश्चन केवल आपको समझा देंगे, आपको लिखना है। कह रहा है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जानते होंगे सौर प्लेट बनाया जाता है। और सौर प्लेट क्या होता है? सौर प्लेट बनाया जाता है। और सौर प्लेट जो है वो क्या करता है? ये जो करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या, लाइट ऊर्जा, प्रकाश के रूप में उपयोग करते हैं, या किसी भी चीज़ में हम मोटर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। इस प्रकार हम उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान हो गया कि इसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर प्लेट बनाया जाता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सौर प्लेट या सोलर प्लेट उसको बोलते हैं, क्या, सोलर प्लेट बनाया जाता है। यह सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को, यानी सूर्य की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और हम इस विद्युत ऊर्जा का अलग अलग ढंग से, अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीकों से उपयोग करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो बताएंगे सौर प्लेट से होता है। सौर प्लेट क्या करता है? वो जो है विद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देता है। उस विद्युत ऊर्जा को हम अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। कह रहा है हरित क्रांति क्या होती है, तो पहले जो है अनाज का उत्पादन कम होता था। अब क्या हुआ? अच्छा बीज हो गया, अच्छा खाद का उपयोग करने लगे, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने लगे। क्योंकि पहले जो होता था बैलहर से खेत होता था, तो उतना नहीं, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने लगे। इससे क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुआ, जिसे क्या कहें? हरित क्रांति कहें। उत्तम खाद, उत्तम बीज, सिंचाई की उत्तम साधन। पहले सिंचाई भी अच्छा उसमें होता था, अब सिंचाई की उत्तम व्यवस्था एवं आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में खाद्यान्न उत्पादन में एकाएक एवं अत्यधिक वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति कहते हैं। खाद्यान्न का मतलब क्या हुआ? गेहूँ, चावल, ये सब। इसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। परंतु भारत में इसके जो जनक हैं, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन
नाथन माने जाते हैं, माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप क्या रखिएगा, अच्छा बीज, अच्छा उर्वरक, अच्छा सिंचाई की व्यवस्था एवं आधुनिक यंत्रों का प्रयोग द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में एकाएक वृद्धि कर दी है, जिसे क्या कहें, हरित क्रांति कहें। फसल चक्रण मृदा संरक्षण को किस प्रकार सहायता करता है? तो फसल चक्रण क्या होता है, एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाने को फसल चक्रण कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। मान लीजिए पहले एक साल गेहूँ लगाएं तो दूसरा साल गेहूँ की जगह क्या, तिलहन दलहन लगा दिए, और तिलहन दलहन के गांठ में जो होता है राइजोबियम जीवाणु होता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और आप लोग जानते होंगे कि किसी भी खाद में, उर्वरक में जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है वो नाइट्रोजन ही होता है। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, यानी उर्वरक क्षमता उसका बढ़ गया। तो ये तो हो गए एक ही खेत में बदल बदल फसल लगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। धान गेहूँ के फसल के बाद, फसल के साथ, फसल के बाद तिलहन दलहन के फसल लगाने से, तिलहन दलहन के फसल लगाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है क्योंकि इसके गांठ में, यानी तिलहन दलहन के गांठ में, इसके गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, बदलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ बनाता है। अच्छा, सबको ध्यान रखना है। क्या बोले, कहा फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो फसल चक्रण क्या होता है, एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाने को फसल चक्रण कहते हैं। यदि धान गेहूँ के बाद तिलहन का फसल लगाया जाए तो इससे मृदा का क्या होता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, यानी संरक्षण हो रहा है। कैसे होता है, क्योंकि इसके गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल देता है। आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78% है। तो इसे अगर नाइट्रोजन में बदल दिया तो खुद ब खुद खाद बना लिया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल से दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। मान लीजिए यहाँ देखें समुद्र तल है, तो यहाँ से ऊंचाई 150 मीटर यहाँ हो गया, तो यहाँ से 150 मीटर यहाँ भी हो गया। तो इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, वह काल्पनिक रेखा मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा। तो लिख लीजिए मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल से समान ऊंचाई
वाले स्थानों को मिलाती है, स्थानों को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? समुच्च रेखा कहलाता है। समुच्च रेखा, समुच्च रेखा कहते हैं। अगला क्या है? बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो बिहार के आप जानते होंगे कि जो बिहार है, अगर आयताकार बिहार है तो जानते होंगे इसको उत्तरी बिहार ऊपर को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी बिहार कहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता रहता है, दक्षिणी बिहार में हमेशा सुखाड़ पड़ते रहता है। यहाँ क्या होता है? सुखाड़ पड़ते रहता है। तो सुखाड़ के भाग में क्या होगा? सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी दक्षिणी बिहार में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई जाती है वो ऋतु वाली नदियाँ पाई जाती है। बरसात के दिनों में तो इन नदियों में पानी होता है, बरसात के बाद इन नदियों में पानी नहीं होता है। जबकि उत्तरी बिहार में सदाबहार नदियाँ पाई जाती है, हमेशा पानी होता है, बाढ़ भी आता रहता है। तो जब सुखाड़ होता है तो इस भाग में क्या सिंचाई करेंगे तो यहाँ अनाज का उत्पादन, अन्न का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो समझ गए बात को कि किस भाग में, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो है वो सदाबहार नदियाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है छोटा नागपुर, झारखंड के आसपास छोटा नागपुर का पठार है, पठार जो होता है कम ऊंचाई का होता है, उससे सारी नदियाँ निकलती है। तो ये नदियाँ उससे निकलने के कारण इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बिहार के दक्षिणी भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार के दक्षिणी भाग में सिंचाई की आवश्यकता है क्योंकि यह भाग हमेशा सुखाड़ से घर्षित होता है। यह भाग हमेशा सुखाड़ से घर्षित होता है। घर्षित होता है, समझ गए? सुखाड़ के से घर्षित होगा। अगर इस भाग में हम सिंचाई करेंगे तो यहाँ का उत्पादन अच्छा होगा। यदि इस भाग में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए, सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए तो उत्पादन अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है बिहार की नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में लिखें। बिहार में नहर का विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो पहला तो ये है कि यहाँ की सरकारें जो है उदासीन है, माने उसको बहुत सारा लेना देना नहीं है। पहला तो सरकार की उदासीनता है। दूसरी क्या है? दूसरा बात यह है कि यहाँ बारहमासी नदी नहीं है, सदाबहार नदियाँ नहीं हैं। सदाबहार का मतलब अगर सालों भर नदी में पानी रहेगा तो उससे नहर निकाल नहीं सकते हैं, तो क्योंकि कभी भी पानी की जरूरत खेत में पड़ सकता है। सदाबहार नदी का अभाव है। और क्या हो सकता है? जो भी नहर, मान लीजिए सरकार अगर उदासीनता इसकी टूटेगी भी, सरकार मान लीजिए नहर बनाना चाहेगा तो नहर के लिए ज़मीन कौन देगा? तो नहर के लिए कृषक ज़मीन भी नहीं देना चाहते। तो ये सब प्रमुख कारण हैं। तो आपको आदर क्या क्या रखना है कि बिहार की नहरों के विकास से संबंधित समस्याएं निम्न हैं। निम्न है। पहला आपको ध्यान क्या रखना है? पहला सरकार की उदासीनता में सरकार उदासीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसान का उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा
फर्क नहीं, उनको केवल वोट से फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है? सदाबहार नदियों की कमी, सदाबहार नदियों का अभाव या कमी, क्योंकि नहर जो बनेगा दक्षिणी बिहार में बनेगा और दक्षिणी बिहार में कोई सदाबहार नदियाँ नहीं है, तो इससे दिक्कत तो होगा। तीसरा क्या हो सकता है? नहरों के जमीन की कमी, नहरों के लिए जमीन की दिक्कत। क्या किनके खेत में नहर बनाया जाए? जिनसे खेत मांगा जाएगा वो किसान जो है खेत देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे केवल उस किसान को तो फायदा नहीं है, सबको फायदा है। तो किसान यही सोचेगा कि हम अकेले क्यों अपना खेत नहर के लिए देते हैं। इस प्रकार आपको समस्या पता लग गई। नहरों के विकास के लिए भारत में जो समस्याएं हैं सरकार की उद्देश्य सदाबहार नदियों की कमी और नहरों के लिए जमीन की दिक्कत है। कह रहा है बिहार में वन विनाश अभाव के 2 प्रमुख कारण लिखे। देखिए, वन का विनाश का अभाव का सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या है? तो वो कारण आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या है। और बिहार का जनसंख्या जानते होंगे पूरा जो भारत में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1100 कितना है? 6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये माने 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में कितना व्यक्ति रहता है? इतना व्यक्ति रहता है। जब ज़्यादा व्यक्ति है तो उनके लिए क्या वन को काटना पड़ेगा घर बनाने के लिए, उसके कारण वन काटेंगे। उनके जनसंख्या के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए क्या कारखाना भी बनाया जाएगा, तो इसके लिए वन को मैक्सिमम काटा जाएगा। तो ये हो गया बिहार में वन के विकास के अभाव में 2 प्रमुख कारण। लिख लीजिए, बिहार में वन विनाश या अभाव के 2 प्रमुख कारण। पहला कारण क्या है? पहला कारण यही है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व जब सबसे अधिक है, जिसके कारण वनों की ऐसा लिखिए, यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, इनके रहने के लिए, माने इन लोगों के रहने के लिए, इनके रहने के लिए घरों के निर्माण की वजह से वन की कटाई। पहला तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हो सकता है यहाँ अभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है कृषि योग्य भूमि है, और कृषि योग्य भूमि पर तो कृषि किया जाएगा। इतना बड़ा जनसंख्या है तो उनके भरण पालन के लिए कृषि ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पेड़ की कमी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के पोषण के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या के पोषण के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए वनों का लगाया जाना संभव नहीं है। पोषण के लिए पेड़ों को लगाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी। कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता बताएं। वायु परिवहन की विशेषता क्या है, तो यह जो है बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है, इसकी विशेषता है। इसमें कोई भी परिवहन में बाधा उत्पन्न नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ रोड नहीं है, ऐसा दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये सब इसकी विशेषता। और क्या विशेषता है, यह महंगा होता है, ये भी इसकी विशेषता है। तो ये विशेषता लिखिए कि वायु परिवहन की विशेषता निम्न है। यदि वायु परिवहन की विशेषता निम्न है। पहला क्या है, यह बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर सकती है। वायुयान से चलेंगे तो हो सकता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, दूसरा इसकी विशेषता है इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों परिवहन रास्ता में अवरोध, जैसे मान लीजिए कि सड़क बनाएंगे और बीच में नदी आ गए तो पुल बनाना पड़ेगा, जंगल आ गए कटाना पड़ेगा, इसमें ऐसा अवरोध नहीं होगा। तो इसके पथ में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, किसी प्रकार का अवरोध नगण्य होता है, नगण्य होता है। तीसरा बात है यह बहुत महंगा होता है, तो सभी के लिए तो उपयोगी नहीं है, केवल अमीर वर्गों के लिए उपयोगी है। यह बहुत महंगा होता है। तो इस प्रकार की विशेषता, जैसे सड़क परिवहन की विशेषता लिखेंगे तो यह बहुत सस्ता होता है। यह बहुत सारे लोगों के लिए क्या हो सकता है, सड़क परिवहन बहुत सारे लोगों के लिए परिवहन का साधन हो सकता है। सबसे ज़्यादा लोग तो परिवहन सड़क परिवहन से ही करते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला कह रहा है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर बताना है। तो सार्वजनिक उद्योग का मतलब क्या हुआ, ऐसा उद्योग जिस पर सरकार का अधिपत्य हो, अधिकार हो, सार्वजनिक उद्योग होगा। ऐसा उद्योग जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, निजी उद्योग कहेंगे। तो इसका आपने लिख लीजिएगा, सार्वजनिक उद्योग माने वैसा उद्योग जिस पर अधिकार सरकार का हो, उसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। और निजी उद्योग में ऐसा उद्योग जिस पर अधिकार जो है किसी निजी व्यक्ति या संस्थान का हो, जिसे क्या कहेंगे, निजी उद्योग कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अपने से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को साधारण व्यक्त करें। तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा उद्योग है, पहला जो है सार्वजनिक उद्योग है। अभी परिभाषा लिखा है, लिख लीजिएगा, सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग माने वैसा उद्योग जिस पर अधिकार जो किसका हो, सरकार का हो। दूसरा क्या होगा, निजी उद्योग। निजी उद्योग माने वैसा उद्योग जिस पर अधिकार निजी व्यक्ति या संस्थान का हो, क्या होता है, निजी उद्योग। और तीसरा होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में क्या होता है, ऐसा उद्योग जिस पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग। तो सभी को अपने से तीनों उद्योग का परिभाषा अपने से लिख देना है। इसी के साथ ये 10वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी 10th बोर्ड 2026 में देने वाले हैं उनके लिए तो यह क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। अपने से जो क्वेश्चन छोड़ा गया उसे अपने से अच्छा से लिख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन समझाया गया, उसे बार बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए। सेम क्वेश्चन सेम आंसर लिखना जरूरी नहीं है, बात को समझ के आंसर लिखना जरूरी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।